अब मैं आपको इस कोड का यूज़ करते हुए एक मशीनिंग ऑपरेशन बताऊंगा और वो मशीनिंग ऑपरेशन जैसे ही आप देखोगे उसको आपको कैसे करना है, कैसे कोडिंग करनी है, वो पूरा का पूरा आपको समझ आ जाएगा। बाद में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस कोड से रिलेटेड आप उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको क्या करता हूँ, सभी कोड्स का यूज़ करके बताता हूँ कि आपको कैसे कोड्स यूज़ में लेने हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ और उस डायग्राम का हम मशीनिंग ऑपरेशन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द एनसी मशीन, और हमें उसके लिए पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है। क्या करनी है? पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए हम पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। देखिए अब हम पार्ट प्रोग्रामिंग उस मशीनिंग ऑपरेशन की कैसे करने वाले हैं। ठीक है, लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहां पर ऐसे इसके एक सर्कुलर आर्क है, यहां पर भी इसके सर्कुलर आर्क है। फिर ये थोड़ा आगे बढ़ा है, यहाँ पर इसके ऐसे सर्कुलर आर्क है, यहाँ पर इसके ऐसे सर्कुलर आर्क है, लाइक दैट। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। आपको इस ऑब्जेक्ट की क्या करनी है? मशीनिंग करनी है। इस ऑब्जेक्ट की आपको क्या करनी है? मशीनिंग करनी है। डायमेंशंस मैं आपको बताता हूँ अभी। आपको यहाँ पर यूज में लेना है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं आपको सभी पॉइंट्स की डायमेंशन बताऊंगा, सभी पॉइंट्स की मैं रेडियस बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपको मैं डायमेंशंस बताता हूँ सभी की। लीजिए इस पॉइंट की जो है कोऑर्डिनेट्स वो है 0 0, इस पॉइंट की आपकी कोऑर्डिनेट्स है 2,0, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 2,0, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 4,0, ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है आपका 6,2, इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट है 6,4, सही है। इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट है 4,6 और इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,6, इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0,4, इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2, 0,4, 2,6। और आपको इसकी क्या करनी है? मशीनिंग करनी है। और मशीनिंग करने के लिए आपको पार्ट प्रोग्राम रेडी करना है। क्या रेडी करना है? पार्ट प्रोग्राम आपको यहाँ पर इसका रेडी करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है? बस अपना कॉमन सेंस लगाना है। हम स्टार्ट कहाँ से करें? देखिए हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। हमें ऐसे स्ट्रेट जाना है, फिर ऐसे कर्व में जाना है, फिर स्ट्रेट जाना है, कर्व में जाना है, स्ट्रेट जाना है, कर्व में जाना है, स्ट्रेट जाना है, कर्व में जाना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि आप किस डायरेक्शन में मशीनिंग ऑपरेशन करने वाले। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर स्ट्रेट जाना है, फिर कर्व में जाना है, स्ट्रेट जाना है, कर्व में जाना है, स्ट्रेट जाना है, फिर एट द एंड आपको वापस कर्व में ऐसे टर्न करना है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कुछ मशीनिंग ऑपरेशन होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसा था, कुछ बड़ा था। ठीक है, उसको हमें रिड्यूस करके इस डायमेंशन में लेके आना है। सबसे पहले मैं कोड अप्लाई करने से पहले मैं यूज में लूंगा N01, दैट इज द सीक्वेंस नंबर। अब मैं देखिए ध्यान से कोड यूज में ले रहा हूं, दैट इज N01। N01 को अप्लाई करने के बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा पोजीशनिंग सिस्टम यूज में लेना चाहते हो। आप इंक्रीमेंटल लेना चाहते हो या फिर एब्सोल्यूट लेना चाहते हो। तो यहां पर मैंने सभी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम एब्सोल्यूट ही लेंगे, इंक्रीमेंट नहीं लेंगे। सेकंड थिंग, आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा डायमेंशनिंग सिस्टम यूज में लेना चाहते हो। हम मैट्रिक्स सिस्टम ही यूज में लेंगे। तो देखिए N01, उसके बाद आपको बताना है Z90, उसके बाद आपको बताना है Z71 एंड एंड ऑफ ब्लॉक। तो 90 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एब्सोल्यूट। 71 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? मीट्रिक सिस्टम। एंड ऑफ ब्लॉक। तो यहां तक आपका पहला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। पहला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज योर N02, दैट इज योर N02। N02 में क्या करना है? हमें टूल को होम से बुलाना है। कहां बुलाना है? हमें बुलाना है इस पॉइंट पर। कहां बुलाना है? हमें बुलाना है इस पॉइंट पर। लेकिन आपके स्पिंडल में तो टूल है नहीं। तो जब स्पिंडल में टूल है नहीं तो आप टूल को डायरेक्ट यहां मत बुलाइए, यहां बुलाइए। अभी तक आपने टूल का सिलेक्शन कहां किया है? टूल का भी तो सिलेक्शन करना है।
पहले हमें यहाँ नहीं लाना है, पहले हम यहाँ लाएंगे और उसके बाद हम टूल का सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? टूल का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए टूल का सिलेक्शन करते हैं। सो पहले हम बुलाते हैं टूल को 0 0 पर। कहाँ बुलाते हैं? 0 0 पर। जल्दी से बुलाना है, तो जल्दी से बुलाने के लिए Z0 0 कहाँ बुलाना है? X0 Y0। कितनी डायमेंशन होती है? 3 डायमेंशन होती है। कितनी डायमेंशन होती है? 3 डायमेंशन होती है। अब मुझे बताइए Z0 कर देंगे तो ये आपका टूल क्या होगा? Z0 पर पहुंच जाएगा। लेकिन हमें Z0 नहीं रखना है, हमें Z2 रखना है, इसके बाहर की ओर थोड़ा इधर। बिल्कुल यहाँ टूल नहीं रखना है, थोड़ा यहाँ रखना है, ताकि जब हम टूल को रोटेट करेंगे, स्पिंडल को रोटेट करेंगे, इट विल बी नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द वर्कपीस। तो टूल को बिल्कुल वर्कपीस के पास नहीं रखना है, थोड़ा दूर रखना है। तो टूल को थोड़ा दूर रखने के लिए अब मैं यूज में ले रहा हूँ Z2। क्या यूज में ले रहा हूँ? Z2। तो हमने टूल को बुला लिया है Z2 पर और यहाँ हमने एंड ऑफ ब्लॉक कर दिया है। क्या कर दिया है? एंड ऑफ ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम टूल को सिलेक्ट करेंगे। टूल को सिलेक्ट करने के लिए कोड क्या होता है बताइए? M06। और M06 का यूज करने के बाद हम टूल को सिलेक्ट करेंगे, और टूल को सिलेक्ट करने के लिए हमें टूल का नंबर भी तो देना पड़ेगा कि हम कौन सा टूल यूज में लेने वाले हैं। तो हम टूल को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज योर N03 M06। कौन सा टूल यूज करना चाहोगे? लो टूल आप यूज में ले लो T5 एंड ऑफ ब्लॉक। हमने क्या किया? अब टूल को सिलेक्ट कर लिया है। क्या कर लिया? टूल को सिलेक्ट। अब टूल आपका सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है? रोटेट करना है स्पिंडल को। किसको रोटेट करना है? स्पिंडल को रोटेट करना है। तो कीजिए स्पिंडल को रोटेट। तो स्पिंडल स्टार्ट किससे होती है बताइए? बताइए स्पिंडल स्टार्ट किससे होती है? M03 से। किससे स्टार्ट होती है? M03 से स्टार्ट कर दीजिए। M03 से स्टार्ट करने के बाद आप स्पिंडल की स्पीड भी डिसाइड कर सकते हो। बिल्कुल, आप स्पिंडल की क्या डिसाइड कर सकते हो? स्पीड। तो बताइए कौन सी स्पीड पर रोटेट करें? चलो 200 पर, S200 एंड ऑफ ब्लॉक। अब आपने एक बात गौर की होगी कि हर बार मैं G90 अप्लाई नहीं कर रहा हूं, हर बार मैं G71 अप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई अगर कोड वापस अप्लाई नहीं होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वापस अप्लाई नहीं होता है, तो उसका मतलब वो कंटिन्यूएशन में है। अब मुझे बार बार M03 नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि M03 एक बार आप अप्लाई कर दीजिए, उसका मतलब आपका स्पिंडल रोटेट होता रहेगा। आपका स्पिंडल रोटेट होता रहेगा अनटिल अनलेस आप स्पिंडल को स्टॉप ना करें। तो हर बार आपको M03 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे टूल को ले जाना है, अब मुझे टूल की मशीनिंग करनी है। टूल की हेल्प से क्या करनी है? मशीनिंग करनी है। तो 02 से आप कहाँ ले जाना चाहेंगे बताइए? 02 से आप ले जाना चाहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल सर, यहाँ पर ले जाना चाहेंगे। ये क्या है आपका? स्ट्रेट। ये क्या आपका? स्ट्रेट। 00 से कहाँ जाना है हमको? 02 तक जाना है। तो स्ट्रेट मतलब क्या है? लीनियर इंटरपोलेशन है। क्या है? लीनियर इंटरपोलेशन। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पर कोई मशीनिंग होगा? जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो कोई भी मशीनिंग नहीं होगा। तो जब कोई भी मशीनिंग नहीं होगा तो हमें जल्दी से टूल को ले जाना है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द आइडल टाइम। तो देखिए N05 में क्या होगा? N05 में होगा आपका, N05 में क्या होने वाला है बताइए? N05 में आप अपने टूल को 00 से यहाँ लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे? 00 से यहाँ लेके आएंगे। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा G00। क्या लगाना पड़ेगा? G00। उसके बाद आप कहाँ लेके जा रहे हो इसको? उसको आप लेके जा रहे हो आप X0 Y2 एंड ऑफ ब्लॉक। X0 Y2 एंड ऑफ ब्लॉक। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब आपका टूल यहाँ ऊपर पहुँच चुका है। कहाँ पहुँच चुका है? यहाँ ऊपर पहुँच चुका है। अब आपको टूल अंदर की तरफ भेजना है, क्योंकि Z क्या है आपका यहाँ पर? 2। अब आपको टूल कहाँ भेजना है? अंदर की तरफ भेजना है, ताकि इसकी जो विड्थ है उसकी मशीनिंग हो। तो इसकी जो विड्थ है, इस प्लेन को मैं क्या मान रहा हूँ? 0, और इसकी जो विड्थ है वो जाएगी माइनस में। इस प्लेन को मैं क्या मान रहा हूँ? 0। तो इसकी विड्थ कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ, माइनस में। तो हमें अंदर तक ले जाना पड़ेगा। कहाँ तक ले जाना पड़ेगा? अंदर तक। तो N06 G00। अब हम ले सकते हैं X0 था ही, Y2 था ही, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोड वापस रिपीट हो चुका है। तो जब ये रिपीट हो चुका है तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो Z माइनस का 15 एंड ऑफ ब्लॉक। मैंने एज्यूम कर लिया है कि इसकी जो थिकनेस है वो 15 है। इसकी जो थिकनेस है वो क्या है? 15 है। बिल्कुल है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट अब आपको यहाँ से जाना है यहाँ तक।
कहाँ जाना है, यहाँ से जाना है यहाँ तक, तो कहाँ जाना है 0,4 तक जाना है, कहाँ जाना है 0,4 तक। तो ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन है। कैसा इंटरपोलेशन है, लीनियर इंटरपोलेशन है। क्लियर है, तो लीनियर इंटरपोलेशन में क्या होगा, देखिए n06 x सेम है, कौन चेंज हो रहा है, y, तो आप लिख लीजिए g01 y4, g01 y4। अगर आप फीड रेट प्रोवाइड करना चाहते हो तो फीड रेट प्रोवाइड कर दीजिए 2 mm पर रेवोल्यूशन, दैट इज द एंड ऑफ ब्लॉक। नाउ दैट इज द एंड ऑफ ब्लॉक। तो अब आपका टूल यहां से यहां पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ g01। कितना y तक पहुंचाना है, 4 तक पहुंचाना है। किस फीड रेट से पहुंचाना है, 2। किस फीड रेट से पहुंचाना है, 2। अब हमारी मशीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम यहां 4 पर पहुंच चुके हैं, हमें कहां पहुंचना है 2,6 पर। कहां पहुंचना है 2,6। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 2। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 2। तो यहां से ये 4 क्या हो जाएगा 6 और यहां से ये क्या हो जाएगा 2। तो रेडियस क्या हो जाएगी यहां पर 2। ये सर्कुलर इंटरपोलेशन है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर इंटरपोलेशन दे दीजिए। कैसे देंगे, देखिए n07, ठीक है, सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या कोड होता है G02। G02 क्लियर है। अब देखिए x क्या है 2, y क्या है 6, रेडियस क्या है 2। x क्या है 2, y क्या है 6 और रेडियस क्या है 2। तो इस डायरेक्शन में आपने क्या दे दिया है, सर्कुलर इंटरपोलेशन। इस डायरेक्शन में आपने क्या दे दिया है, सर्कुलर इंटरपोलेशन दे दिया है। अब क्या कर दीजिए, यहां पर एंड ऑफ ब्लॉक कर दीजिए, लो मशीनिंग हो गया यहां तक का। उसके बाद फिर वापस स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर भी स्ट्रेट लाइन में मशीनिंग है, तो दीजिए n08 और स्ट्रेट लाइन में मशीनिंग है, तो ये क्या होगा, लीनियर इंटरपोलेशन। और लीनियर इंटरपोलेशन के लिए क्या होगा, G01। तो G01 आपका y सेम है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ y सेम है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ x। तो x कितना हो रहा है 4, तो यहां पर आप लिख लीजिए x 4, एंड ऑफ ब्लॉक। बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम कहां पहुंच गए, यहां। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, यहां पर देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम कौन सा कोड यूज में लेंगे, G03। 2 तो होगा आपका क्लॉकवाइज के लिए, तो 3 क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए। यहां भी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 2, यहां भी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 2। तो लगा लीजिए नेक्स्ट सीक्वेंस n09 G0। अब ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा G03। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा G03 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू क्या है 4 और रेडियस क्या है 2, एंड ऑफ ब्लॉक। अब हम कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद आपका टूल कहां जाएगा, स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ। कहां जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा नीचे की तरफ। तो स्ट्रेट लाइन में जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये होगा लीनियर इंटरपोलेशन। और लीनियर इंटरपोलेशन के लिए हम कौन सा कोड यूज में लेते हैं, G01। कौन सा कोड यूज में लेते हैं, G01। तो लगाइए N10 G01। और हमें कहां तक आना है, x आपका सेम रहेगा और y चेंज होगा। x आपका सेम रहेगा, y चेंज होगा। तो x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या हो रही है 4 से 2। तो हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, 4 से 2 पहुंच रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सो दिस विल बी x2 एंड ऑफ ब्लॉक। दिस विल बी x2 एंड ऑफ ब्लॉक। यहां पहुंच गए हम। अब यहां पर भी क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। और ये सर्कल भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां भी रेडियस क्या है इसकी 2। कहां से कहां पहुंच रहे हैं, 62 से 40, 62 से 40। ठीक है, तो सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए हम कौन सा कोड यूज में लेते हैं, 2 लेते हैं या फिर 3 लेते हैं। 2 होता है आपका क्लॉकवाइज के लिए और 3 होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो लगा दीजिए सीक्वेंस N11 G03 X4 Y0 रेडियस 2 एंड ऑफ ब्लॉक। X4 Y0 रेडियस 2 एंड ऑफ ब्लॉक। तो आप यहां से यहां कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। बिल्कुल सर, यहां पहुंच गए। अब यहां से आपको कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका लीनियर इंटरपोलेशन। ये क्या हो जाएगा इसका लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन में कौन चेंज हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, y सेम रह रहा है। x की वैल्यू चेंज हो रही है, y सेम रहा है। तो लगा दीजिए सीक्वेंस यहां पर। तो जब यहां पर आप इसका सीक्वेंस लगाएंगे तो देखिए N12 G01, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 एंड ऑफ ब्लॉक।
तो अब आप यहां कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। ठीक है, तो यहां पहुंचने के बाद आप क्या करोगे, सर्कुलर इंटरपोलेशन दोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर्कुलर इंटरपोलेशन दोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मैं रब कर रहा हूं, अब मैं रब कर रहा हूं ध्यान से। ठीक है, हम कहां पहुंचे वो ध्यान रखना आप। लो, इतना मैंने रब कर दिया है। अब हमें जाना है N13 पर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर इंटरपोलेशन दे रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर्कुलर इंटरपोलेशन दे रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम किस पॉइंट पर है, 2,0 पर। किस पर, 2,0 पर। हमें कहां पहुंचना है, 0,2 पर पहुंचना है। तो देखिए N12 हो गया था, तो N13 में क्या होगा, सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा, Z02। कहां पहुंचना है हमें, X 0 है, Y 2 है और रेडियस क्या है, 2 है, एंड ऑफ ब्लॉक। तो जब आप यहां पर पहुंच जाओगे आपकी मशीनिंग हो चुकी होगी। क्या अभी हमने किसी में Z का जिक्र किया, नहीं, हमने किसी भी कोडिंग में Z का जिक्र नहीं किया। मतलब जो Z हमने लिया था माइनस में, उसकी वैल्यू अभी भी वही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टूल को बाहर लेना पड़ेगा। टूल को क्या लेना पड़ेगा, बाहर। मशीनिंग होने के बाद टूल को जल्दी से बाहर लेना है। तो जल्दी से बाहर लेने के लिए हम लेंगे यूज Z00। किसको यूज में लेंगे, Z00। सो N14 Z00। इसी जगह हम टूल को बाहर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका Z2 एंड ऑफ ब्लॉक। N14 के बाद देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी स्पिंडल को स्टॉप करना पड़ेगा। तो N15 में क्योंकि Z2 पर आ चुका है, ऊपर हो चुका है, तो अब आपके स्पिंडल को स्टॉप करना पड़ेगा। तो स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए कोड कौन सा होता है, M05। और प्रीसेट के लिए कोड कौन सा होता है सर, G92 एंड ऑफ ब्लॉक, G92 एंड ऑफ ब्लॉक। और प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए बताइए N16 M02 एंड ऑफ ब्लॉक। तो जो चीजें आपने की है उन सभी को आपको स्टॉप करना पड़ेगा। यहां पर हमने कूलेंट ऑन नहीं किया, तो अगर हमने कूलेंट ऑन किया होता तो कूलेंट को स्टॉप करना पड़ता। कूलेंट ऑन अगर हमने किया होता तो कूलेंट को हमें क्या करना पड़ता, स्टॉप करना पड़ता। एक चीज आपको और याद रखनी है यहां पर कि जो चीज वापस रिपीट नहीं हो रही है, कहने का मतलब है कि Z रिपीट नहीं हुआ था तो Z की वैल्यू वही सेम रही थी। X अगर कहीं रिपीट नहीं हुआ है तो X की वैल्यू सेम है। से फॉर एग्जांपल यहां देखिए, यहां पर आपकी Y की वैल्यू रिपीट नहीं हुई है। यहां देखिए, यहां पर X और Y की वैल्यू दोनों रिपीट हुई है, तो मतलब दोनों की वैल्यू चेंज हुई है। तो जो रिपीट नहीं हो रहा है वो पिछले एंड ऑफ ब्लॉक से ले लिया जाएगा। जो रिपीट नहीं हो रहा है वो ऑटोमेटिकली पिछले एंड ऑफ ब्लॉक से ले लिया जाएगा। मतलब जो सेम रहेगा उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए, यहां पर X की वैल्यू सेम थी, Y वैल्यू चेंज हो रहा था, तो हमें यहां पर X की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम Y की वैल्यू रखेंगे। यहां पर Y सेम था, X की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम Y को सेम रहेंगे, X की वैल्यू को चेंज करेंगे। यहां पर आपका X सेम था, Y चेंज हो रहा था, X सेम था, Y चेंज हो रहा था, तो हम सिर्फ Y की वैल्यू को देख रहे थे क्योंकि X की वैल्यू सेम थी। यहां पर हम किसको देख रहे थे, यहां पर हम बताइए, यहां पर Y सेम है, X चेंज हो रहा है, तो हम सिर्फ X को चेंज कर रहे थे, Y की वैल्यू सेम रह रही थी। तो अगर कोई वैल्यू सेम रह रही है, कोई कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है, तो उसको वापस मत लिखिए। अगर आप उसको वापस लिखेंगे तो वो कुछ मेमोरी कंज्यूम करेगा, और मेमोरी यूजेज बढ़ जाएगा, तो अगर कोई भी वैल्यू आपकी वापस रह रही है, वापस सेम रह रही है, तो आपको वो चीज वापस लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये प्रोग्रामिंग आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। ये चीज मैं बता चुका हूं कि इसमें हमने कूलेंट ऑन नहीं किया था और हमने यहां से स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था। तो इसमें आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो कि हमने यहां पर Z नहीं लिया, तो जरूर नहीं है, ये तो हम हमारे लिए समझने के लिए है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि सर कहीं आप X ले रहे हो, कहीं आप Y ले रहे हो, तो आप X, Y, Z तीनों साथ में लेके चल सकते हो। फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, समझने के लिए आप X, Y, Z साथ में लेके चल सकते हो। ठीक है, अगर आपका कहीं X, Y सेम आ रहा है तो दूसरे वाले में आप X, Y मत लीजिए, Z मत लीजिए। तो जहां आपका नीचे सेम आ रहा है ना, वो पॉइंट आप मत लीजिए, नीचे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट। से फॉर एग्जाम्पल हमने यहां तक
लीनियर इंटरपोलेशन किया था तो यहाँ पर क्या हुआ था, सर्कुलर इंटरपोलेशन। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन में एक्स और वाई चेंज होता है, तो हमें सर्कुलर इंटरपोलेशन में एक्स वाई देना पड़ता है, रेडियस भी देनी पड़ती है। यहाँ पे सर्कुलर इंटरपोलेशन था, एक्स वाई देना पड़ेगा, रेडियस देनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ लीनियर इंटरपोलेशन है वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कौन चेंज हो रहा है। अगर एक्स वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों की वैल्यू दीजिए। अगर ओनली एक्स चेंज हो रहा है तो एक्स की वैल्यू दीजिए, अगर ओनली वाई चेंज हो रहा है तो वाई की वैल्यू दीजिए। और ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप टूल को लेके आएंगे तो ऐसा नहीं है वर्कपीस कैसे कॉन्टेक्ट में लाएं, आप वर्कपीस से थोड़ा ऊपर रखेंगे, दैट मीन Z2 रखेंगे। और मशीनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लेन को 0 मानेंगे और अंदर भेजने के लिए, डेप्थ में भेजने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्थ में भेजने के लिए हम क्या करेंगे, Z-12, Z-10 अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द वर्कपीस हम Z में कमांड देंगे। सो व्हाट इज दैट, Z इज द डेप्थ ऑफ कट। और ये जो आपका x और y है ये क्या है, फीड है। x और y है ये क्या है, आपका फीड है। तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रोग्रामिंग है। एक्चुअली में जो आपका क्वेश्चन आता है वो बहुत छोटा आता है। तो देखिए किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और हमें वो देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज इन ए CNC प्रोग्रामिंग ब्लॉक। बहुत इजी क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी हमने इस प्रोग्रामिंग में मेहनत की है। तो ये प्रोग्रामिंग मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप सर्कुलर इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन, स्पिंडल को कैसे ऑन किया जाता है, कैसे ऑफ किया जाता है, कैसे टूल को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कैसे प्रोग्राम को स्टॉप किया जा सकता है, कैसे प्रीसेट किया जा सकता है, कैसे आप टूल की रैपिड ट्रांसफर कर सकते हो। रैपिड ट्रांसफर हमें वहां करनी है जहां हम मशीनिंग नहीं करते, रैपिड ट्रांसफर हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें मशीनिंग नहीं करनी है। मशीनिंग करने के बाद रैपिड ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, मशीनिंग हो रही है, ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई, अब आपको टूल को वापस तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। लेकिन जब ये वापस बाहर आ रहा होगा तो मशीनिंग नहीं कर रहा होगा, तो जब ये वापस बाहर आते हुए मशीनिंग नहीं करेगा तो उस समय हम रैपिड देंगे। और दूसरी जगह ड्रिलिंग करने के लिए भी इसको जल्दी से भेजना है तो उस टाइम भी हम रैपिड देंगे, फिर हम देंगे मशीनिंग, फिर रैपिड देंगे, फिर रैपिड देंगे, मशीनिंग, रैपिड रैपिड मशीनिंग, रैपिड रैपिड मशीनिंग। अब बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, इन ए CNC प्रोग्रामिंग ब्लॉक। ये आपका क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे छोटे छोटे। देखिए, इन ए CNC प्रोग्रामिंग ब्लॉक, इन ए CNC प्रोग्रामिंग ब्लॉक N02, ये ब्लॉक दे रखा है N02, Z02, Z91, X0, Y0, Z0, एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, X0, Y0, Z0, एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि Z02 एंड Z91 का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए इसका मीनिंग क्या होता है। Z02 और Z91 का ये पूछ रहा है, बताइए इसका मीनिंग क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देख लीजिए, इतना इजी क्वेश्चन। तो Z02 का मतलब क्या होता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन। Z91 का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। सो दिस इज द टेबल 1, दिस इज द टेबल 2। तो यहां दे रखा है आपको P, Q, R, S। यहां दे रखा है आपको सर्कुलर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन, ठीक है। तो टेबल यहां बना लीजिए 2। सो दिस इज द टेबल 2। फिर दे रखा है आपको ड्वेल, फिर आपको दे रखा है सर्कुलर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन। ऐसा कीजिए, आप इसको ले लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको ले लीजिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एस में दे रखा है आपको PTP। फिर आपको टेबल 2 में दे रखे हैं ऑप्शंस 1, 2, 3 एंड 4। एक दे रखा है आपको Z03, Z04, Z02, ठीक है। PTP के लिए इसमें दे रखा है Z00। देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सीएनसी मिलिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़िए उसको। इन ए सीएनसी मिलिंग ऑपरेशन द टूल हैज टू मशीन ए सर्कुलर आर्क। द टूल हैज टू मशीन ए सर्कुलर आर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। द टूल हैज टू मशीन ए सर्कुलर आर्क। तो आपको सर्कुलर आर्क भेजना है फ्रॉम 2020 to 1010, फ्रॉम 2020 to 1010. So say for example this is 10, this is 20, this is 10, this is 20. From 2020 to 1010. तो यहां आपको क्या भेजना है, सर्कुलर आर्क भेजना है। क्या भेजना है, सर्कुलर आर्क। सो दिस विल बी द 20,20 and this will be 10,10. ठीक है, एट ए सिक्वेंस नंबर ऑफ 5, यानी हमें करना है n05. इफ द सेंटर ऑफ आर्क इज एट 20,10, सेंटर ऑफ द आर्क इज एट 20,10, सो दिस इज द सेंटर ऑफ द आर्क। तो अब आपको पता चल गया कि आर्क कैसा, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा क्वेश्चन आता है। एंड द मशीन हैज इंक्रीमेंटल मोड ऑफ डिफाइनिंग पोजीशन। ये देखिए यहां आपको यहां ध्यान रखना है, इंक्रीमेंटल मोड, इंक्रीमेंटल मोड का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, देन द करंट पाथ कमांड इज, हमें बताना है कि यहां पर करंट पाथ कमांड क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि इंक्रीमेंटल मोड है, और इंक्रीमेंटल मोड क्या होता है, G91। उसके बाद ये कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, G03। अभी टूल कहाँ है आपका, यहां पर है। कहां भेजना है इसको, 10-10 पर भेजना है। तो दोनों में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, 10-10 का हो रहा है। सो दिस विल बी X10, Y10, और रेडियस क्या बताओ, 10, एंड ऑफ ब्लॉक। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ABCD ऑप्शन में मिल जाएंगे। सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो यहां पर सीक्वेंस नंबर भी स्पेशली मेंशन किया गया है, सीक्वेंस नंबर भी स्पेशली मेंशन किया गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए NC मशीनिंग ऑपरेशन द टूल हैज टू बी मूव फ्रॉम पॉइंट 5,4 to 7,2। वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका, पढ़िए इसको ध्यान से। इन ए NC मशीनिंग ऑपरेशन द टूल हैज टू बी मूव फ्रॉम 5,4 to 7,2, 5,4 to 7,2 along a circular path with center at 5,2। सेंटर कहां है इसका, 5,2। द करंट कमांड बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन द टूल इज एट 5,4। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द टूल इज एट 5,4। नाउ इट इज आस्किंग द करंट कमांड फॉर द मोशन इज। ठीक है, इसका हमें करंट कमांड बताना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें इन्होंने एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल का कोई भी जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, पहले हम बनाएंगे 5,4। ठीक है, सो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना के करोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ऐसे बना के ही करना है ये क्वेश्चन। जब भी आपको ये सर्कुलर इंटरपोलेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 तक ये में जाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 5,4 लगाइए, 5 1 2 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4। यहां पर आपका टूल है 7,2 तक ले जाना है। सो दिस इज द 7 एंड दिस इज द 2। तो ये आपका 7,2 हो गया, ये हो गया आपका 5,4, ये होगा 7,2। सेंटर कहां है आपका, सेंटर है आपका 5,2 पर। कहां पर, यहां पर 5,2 पर है। सो दिस इज द सेंटर। हमें कहां जाना है, 5,4 से 7,2। तो ये पाथ होगा आपका, किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, कोडिंग कीजिए इसकी, N01 से ही ले लीजिए। हम लेंगे G90 एब्सोल्यूट। सर्कुलर डायरेक्शन में इंटरपोलेशन है, सर्कुलर डायरेक्शन में अगर इंटरपोलेशन होगा तो क्या आएगा, G02। सर्कुलर डायरेक्शन में तो क्या आएगा, G02। अब हमें कहां पहुंचना है, पहले तो यहां था
अब हमें कहाँ पहुँचना है, x7 y2, x7 y2। रेडियस क्या होगी इसकी, बताओ जल्दी, रेडियस क्या होगी इसकी 2। 5 से 7 2 ही हुआ ना, 5 से 7 कितना हुआ 2, और 2 से 4 2, तो रेडियस क्या हुआ 2, एंड ऑफ ब्लॉक। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ड्रिल इज पोजिशन एट पॉइंट P। अब यहां भी यही चीज है, ए ड्रिल इज पोजिशनड एट पॉइंट P। क्वेश्चन में पॉइंट P पोजीशन दे रखा है, लेकिन उसमें डायग्राम दे रखा है, ठीक है। सो ए ड्रिल इज पोजीशनड एट पॉइंट P, और ये पॉइंट P है आपका यहां, दिस इज द पॉइंट P 3,5, एंड द पॉइंट Q, यहां पर आपका पॉइंट Q है, एंड दिस पॉइंट इज 7,12। आपका ड्रिल है वो P पोजीशन पे है, उसको Q पोजीशन पर लेके आना है विद द हेल्प ऑफ द इंक्रीमेंटल सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल सिस्टम। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ड्रिल P पॉइंट पर है, उसको Q पॉइंट पर लाना है विद द हेल्प ऑफ द इंक्रीमेंटल सिस्टम। मतलब हमें x और y में इंक्रीमेंट करना है, x और y में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, और वो इंक्रीमेंट क्या होगा वो पूछ रहा है, इंक्रीमेंट क्या होगा वो पूछ रहा है। एंड ऑप्शन गिवन इज 3,12, 5,7, 7,12 एंड 4,7। तो देखिए इंक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा, तो इंक्रीमेंट यहां से पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी हमें वो बतानी है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 12, और ये कितनी है 5, तो 12 में से 5 गए 7, दिस इज द 7। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 7, ये कितनी है 3, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4,7। इंक्रीमेंट हम कितना दे रहे हैं 4,7, ये तो यहीं से पता चल जाएगा ना। देखिए 3 को 7 करने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 4, 5 को 12 करने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 7। इंक्रीमेंट में यही तो हो रहा है, इंक्रीमेंट में हम क्या कर रहे हैं, कितना इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितना इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू ये पूछ रहा है, जितना इंक्रीमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू ये पूछने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। तो आई होप यहां तक आपको जो भी हमने प्रोग्रामिंग की है उससे रिलेटेड जो हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको एक सेट ऑफ प्रोग्राम दे रखा होगा, आपको एक एंड ऑफ ब्लॉक दे रखा होगा, और इसमें आपसे पूछेगा कि ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। हो सकता है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन से रिलेटेड हो सकता है वो लीनियर इंटरपोलेशन से रिलेटेड हो, पूरा प्रोग्राम नहीं आता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ही प्रोग्राम पूछता है, एक ही प्रोग्राम इन द सेंस आपको प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट देगा और फिर वो आपसे पूछ लेगा कि इस पार्ट में कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है इस पार्ट में ड्रिलिंग मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है, या फिर इस पार्ट में कैंट साइकिल हो रही है। तो वो चीज अभी हमने कैंट साइकिल का प्रोग्राम नहीं किया है, तो अभी हम कैंट साइकिल का प्रोग्राम भी करेंगे और उसका हम देखेंगे कि कैंट साइकिल प्रोग्राम यूज करने से मेमोरी सेव कैसे हो जाती है। तो कोई एक ड्रिलिंग ऑपरेशन होगा उसको हम विदाउट कैंट साइकिल करेंगे और फिर कैंट साइकिल करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे कि दोनों में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कैसे रिड्यूस हो जाते हैं। सो गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिटन इन योर शीट, दैट इज ए CNC इंस्ट्रक्शन Z91, Z01, X30, X40, F100 command the movement of a tool along the path at a feed rate of 100 mm per minute. The feed rate of the tool along the x-axis will be. So आपको एक CNC इंस्ट्रक्शन दे रखा है, that is Z91, Z01, X30, Y40, and the feed rate is given as a 100 for the movement of a tool along the path at the feed rate of 100 mm per minute, and it is asking the feed of the tool along the x-axis. ठीक है, along the x-axis. ठीक है, अब देखिए G91 मतलब क्या होता है, G91 मतलब क्या होता है बताइए। G90 मतलब होता है एब्सोल्यूट और 91 मतलब क्या होता है इंक्रीमेंटल, यानी हम x में इंक्रीमेंट देंगे 30 का और y में इंक्रीमेंट देंगे 40 का। x में इंक्रीमेंट देंगे हम 30 का और y में हम इंक्रीमेंट देंगे 40 का देंगे, बिल्कुल। Z01 मतलब क्या होता है, Z01 मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन। Z01 का मतलब क्या होता है लीनियर इंटरपोलेशन। तो
इंक्रीमेंट के लिए हम देखिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि आपका टूल किस पाथ से होता हुआ जाएगा। से फॉर एग्जांपल इसमें जी 91 दे रखा है तो इंक्रीमेंट है, तो हम मान सकते हैं कि इनिशियली टूल कहाँ होगा, 0 0 पर होगा, और उसके बाद उसके x में कितना इंक्रीमेंट होने वाला है 30 और y में कितना इंक्रीमेंट होने वाला है 40। सो y में आपका इंक्रीमेंट हो गया है 40, x में इंक्रीमेंट हो गया है 30। सो दिस विल बी द 30 एंड दिस विल बी द 40। तो इस पॉइंट पर 30, 40 पर आपका टूल विद द हेल्प ऑफ द लीनियर इंटरपोलेशन जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इसको जो फीड प्रोवाइड की गई है, इस डायरेक्शन में जो इसको फीड प्रोवाइड की गई है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 100 mm पर मिनट, 100 mm पर मिनट आपको फीड दे रखी है, एंड इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द फीड इन x डायरेक्शन। इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द फीड इन x डायरेक्शन। और अगर हम एक क्वेश्चन और बनाएं तो इट इज आस्क फीड इन द y डायरेक्शन। तो अगर क्वेश्चन में x डायरेक्शन में दे रखा है तो ये y डायरेक्शन में भी पूछ सकता है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये टूल जो ट्रेवल कर रहा है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इट विल बी इक्वल्स टू ऑफ √30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, √30 स्क्वायर प्लस √40 स्क्वायर। तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस आपका ट्रेवल करेगा √30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल्स टू 50। से फॉर एग्जांपल 50 के लिए आपने फीड प्रोवाइड की है 100 mm पर मिनट। 1 के लिए हम कितनी करेंगे, 1 के लिए हम करेंगे 100 डिवाइड बाय 50 mm पर मिनट। तो 1 के लिए हम कितना करेंगे 2 mm पर मिनट। 1 के लिए हम कितना करेंगे 2 mm पर मिनट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब टूल इस पाथ पर ट्रेवल करेगा तो वो x डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, वो x डायरेक्शन में मूव करेगा सर 30 यूनिट्स। कितना मूव करेगा 30 यूनिट्स मूव करेगा। y डायरेक्शन में कितना मूव करेगा सर, वो y डायरेक्शन में मूव करेगा आपका 40 यूनिट्स। कितना मूव करेगा 40 यूनिट्स। 1 की वैल्यू गिवन है 2 mm पर मिनट, तो 30 की वैल्यू क्या होगी देखिए। अगर हम बात करते हैं fx की तो fx की वैल्यू होगी 2 × 30 इक्वल्स टू 60 mm पर मिनट। सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। अब अगर हम बात करते हैं fy के वैल्यू की, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द fy, fy विल बी इक्वल्स टू 2 × 40, 2 × 40, और 2 × 40 कितना होगा 80 mm पर मिनट। मतलब आपकी जो रिजल्टेंट फीड है उसका जो x कंपोनेंट होगा इट विल बी 60 mm पर मिनट। आपकी जो रिजल्टेंट फीड है उसका y कंपोनेंट होगा 80 mm पर मिनट। तो 60 mm पर मिनट x डायरेक्शन में, 80 mm पर मिनट y डायरेक्शन। बहुत ईजी है। अब सर हमने जो मेथड यूज में लिया है ये सही है या गलत है, हम ये कैसे चेक करें, तो ये आप आसानी से चेक कर सकते हो। कैसे चेक करें देखिए, अगर हम बात करते हैं दिस इज द y डायरेक्शन फीड, दिस इज द x डायरेक्शन फीड, और यहां पर आपकी क्या होगी बताइए, यहां पर होगी आपकी रिजल्टेंट फीड। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फीड, रिजल्टेंट फीड विल बी इक्वल्स टू √ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू √ what is the value of the fx, that is the 60 square, plus what is the value of the fy, that will be 80 square, and if you solve this you will get 100 mm per minute, 100 mm per minute। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपसे वो fx की वैल्यू पूछे, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे वो fy की वैल्यू पूछे, फिर ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि fx और fy की दोनों की वैल्यू देके आपको रिजल्टेंट की वैल्यू पूछे। क्या पूछे, रिजल्टेंट की वैल्यू पूछे। इट्स जस्ट ए बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें आपको कहीं भी CNC प्रोग्रामिंग आना जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। इसमें आपको क्या यूज में लेना है, कंपोनेंट्स को यूज में लेना है, x डायरेक्शन में कंपोनेंट और y डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो आपको कंपोनेंट करने आने चाहिए, जस्ट आपका कॉमन एप्टीट्यूड यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर कोई CNC प्रोग्रामिंग नहीं लग रही है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज योर कटर रेडियस कंपनसेशन, दैट इज योर बेस्ड ऑन कटर रेडियस कंपनसेशन। तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन में ही आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द कटर रेडियस कंपनसेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द कटर रेडियस कंपनसेशन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, आपको उसका डायग्राम बनाता हूं और आपको समझना है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है। सो क्वेश्चन में आपको एक वर्क पीस दे रखा है, सो दिस इज द वर्क पीस। ठीक है, ये आपका वर्क पीस है, क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज द वर्क पीस और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका 0,0, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका 60,0, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका 60,30, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका 0,30, 0,30। ठीक है, ये कोई एक आर्बिट्री शेप का ऑब्जेक्ट था, ऐसे आपको उसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपके पास वर्कपीस ऐसा था, ऐसा डैश वाला, और उसको आपको कन्वर्ट करना है जो डायमेंशन मैंने दे रखी है उसमें। मतलब उसके हमें क्या करनी है? मिलिंग ऑपरेशन करनी है। क्या करनी है? मिलिंग ऑपरेशन करनी है। और ये साइड से मटेरियल हटा के, ये वाला मटेरियल को रिमूव करके हमें ये फाइनल डायमेंशंस प्रोवाइड करनी है। हमें क्या करना है? ये फाइनल डायमेंशंस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है इसने दे रखा है एज्यूम कटर रेडियस एज 5 mm। ठीक है, तो मैं सभी मैट्रिक सिस्टम इसमें लेके चल रहा हूं। एज्यूम द कटर रेडियस एज 5 mm। तो जब भी आपका कटर रेडियस कंपनसेशन का क्वेश्चन आता है, जब भी आपका कटर रेडियस कंपनसेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ना ही उसमें कोई प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी। आपसे सिर्फ कटर रेडियस के आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जाने वाले हैं। सो कटर रेडियस कंपनसेशन, कि हम कटर रेडियस कंपनसेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं है बिल्कुल, इसमें भी हमें बेसिक मैथ्स ही लगानी है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो एक्सटेंड करने का कारण ये है कि यहाँ आपका जो कटर मूव करेगा इसकी पेरीफेरी पर मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? पेरीफेरी पर। तो देखिए कटर रेडियस कंपनसेशन में क्या होगा? कटर रेडियस कंपनसेशन में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको जो कटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा? कटर का कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको वर्कपीस के कोऑर्डिनेट प्रोवाइड नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि जब भी आप यहाँ पर मिलिंग ऑपरेशन करोगे तो देखिए कैसे करेंगे। सो दिस विल बी योर वर्कपीस, ये आपका वर्कपीस है। कुछ इस तरीके से आपको अभी समझ आ जाएगा कि हम एक्चुअली में क्या बताना चाहते हैं। सो दिस इज योर वर्कपीस, दिस इज योर वर्कपीस, ये आपका वर्कपीस है। ठीक है, आपको क्या करना है? इसकी पेरीफेरी पर मिलिंग ऑपरेशन करना है। क्या करना है? पेरीफेरी पर इसका मिलिंग ऑपरेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा एक मिलिंग कटर। सो दिस विल बी द मिलिंग कटर, दिस विल बी द मिलिंग कटर। तो ये आपका मिलिंग कटर होगा, ये आपका मिलिंग कटर होगा, और ये रोटेट कर रहा होगा, और इसके चारों ओर रोटेट करते हुए ये क्या करेगा? इसकी मशीनिंग करेगा। ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा। तो अब मैं इसका टॉप व्यू अगर बताता हूँ, तो इनिशियली हम मिलिंग कटर को यहाँ एज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ एज्यूम कर रहे हैं। सो दिस विल बी द मिलिंग कटर। ठीक है, और इस मिलिंग कटर की रेडियस कितनी है? इस मिलिंग कटर की रेडियस है 5। इस मिलिंग कटर की रेडियस क्या है? 5। अब मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा, ये वाला पॉइंट अगर 0 0 है तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? ये वाला पॉइंट अगर 0 0 है तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी आपके -5, -5, अब देखिए आप इसका मशीनिंग ऑपरेशन दो तरीके से कर सकते हो। पहला मेथड क्या है? आप मिलिंग कटर को यहाँ से लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ, यहाँ से लेके आओ, यहाँ से लेके आओ। दूसरा मेथड क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम कटर को मूव करेंगे तो हमें उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? सेंटर के कोऑर्डिनेट को। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे वो आप खुद मुझे बता देंगे। देखिए मशीनिंग होना कब स्टार्ट होगा? मशीनिंग होना तब स्टार्ट होगा जब आपका कटर यहाँ पे टच में आएगा ऐसे।
ठीक है, तो इस कंडीशन में जो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बताइए, y की वैल्यू 0 होगी लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, -5। y की वैल्यू 0 होगी लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, -5। ठीक है, तो जब आपका कटर यहाँ आ चुका होगा तो देखिए ये आपका कटर होगा, इस पॉइंट पर बताइए कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यहां तक क्या है 30, ये क्या हो जाएगा 35, यहां तक कितना है 30 है ना, और 5 हम ऊपर जाएंगे रेडियस, 5 हम ऊपर जाएंगे रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा 35। एक्स एक्सिस में कहाँ, ये पीछे की ओर है, तो हम एक्स एक्सिस में पीछे की ओर जाएंगे, ये हो गया 5। तो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां पर आपके कोऑर्डिनेट होंगे आपके -5, -35, -5, यहां पर आइए। जब यहां पर आपका कटर आएगा उस कंडीशन में क्या होगा, ये तो है 60 + 5 65, ये है 30 + 5 35, तो यहां क्या कोऑर्डिनेट होंगे 65, 35। यहां जब आपका आएगा तो बताइए क्या होगा, बिल्कुल सिंपल आपका ज्योमेट्री ही है यहाँ पर। ये क्या है, अभी भी स्टिल 65, अभी भी स्टिल क्या है 65, लेकिन ये नीचे चला गया y के, तो y के कितना नीचे गया है -5, तो यहाँ पर क्या होगा 65, -5, 65, -5। फिर ये वापस जब यहाँ आएगा तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5, -5। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि जब आप यहाँ पर मिलिंग कटर से इसका मशीनिंग करोगे तो जो कटर होगा उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे वो पूछेगा। इसका जो ये कटर होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर के, उसकी वैल्यू क्या होगी वो पूछेगा। तो पहले हमें ये कोऑर्डिनेट शो करना है, फिर ये कोऑर्डिनेट शो करना है, फिर ये कोऑर्डिनेट शो करना है, फिर ये कोऑर्डिनेट शो करना है। एट द एंड हमें वापस इसी पोजीशन पे आना पड़ेगा। तो देखिए क्या होंगे कोऑर्डिनेट, सबसे पहला कोऑर्डिनेट होगा -5, -5। उसके बाद का क्या कोऑर्डिनेट होगा, उसके बाद का कोऑर्डिनेट होगा आपका -5, 35। उसके बाद का क्या कोऑर्डिनेट होगा 65, 35। उसके बाद का क्या कोऑर्डिनेट होगा 65, -5। उसके बाद का क्या कोऑर्डिनेट होगा -5, -5। तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसे करके आपको क्या रखने पड़ेंगे, ये कोऑर्डिनेट याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए ये तो हम किस डायरेक्शन में कर रहे थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे थे। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद देखिए कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आपके कटर को लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में आपकी कटर के सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इट इज फॉर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन सर आप जब आपने जी कोड्स लिखाए थे हमें वहां पर आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखाया था, बिल्कुल नहीं लिखाया था। वहां आपने हमें बताया था लेफ्ट और राइट, वहां आपने हमें क्या बताया था, लेफ्ट और राइट बताया था। यहां पर सर आप तो बता रहे हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर आप क्या बता रहे हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम समझेंगे कैसे, अभी समझेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, मुझे पता है आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो था आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। तो अब तक आपने कोऑर्डिनेट बता दिए होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। किसके लिए बता दिए होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या कोऑर्डिनेट होंगे, कटर तो सबसे पहले यही होगा, बिल्कुल यही होगा, कटर आपका सबसे पहले होगा यहाँ -5, -5। उसके बाद हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा 65, -5, 65, -5। फिर जब हम ऊपर जाएंगे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 65, 35। फिर हम इधर आएंगे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा -5, -35। फिर हम वापस यहां पहुंच जाएंगे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा -5, -5। सो ये किसके लिए है, ये किसके लिए बताएंगे, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज। किसके लिए है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस यही क्वेश्चन आता है, सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन बनता है इसमें कि जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो आपको कटर रेडियस को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। और कटर रेडियस को कंसीडर करने के बाद कटर का जो आपका सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे।
क्लॉकवाइज में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज में कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये चीज आपको आई होप समझ आ चुकी होगी, यहां तक बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है आपका कटर रेडियस कंपनसेशन। अब हम समझते हैं, अब हम समझेंगे कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है। अब हम क्या समझेंगे, लेफ्ट का मतलब क्या होता है और राइट का मतलब क्या होता है। तो देखिए ये भी मैं आपको समझा दूंगा, बहुत स्मॉल ट्रिक है इसकी, और उसी ट्रिक से आपको याद रखना है, ठीक है, उसी ट्रिक से आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो उस ट्रिक को हम देखते हैं, उस ट्रिक को हम देखते हैं। देखिए मैं दो सरफेस एज्यूम करता हूं। सो ये आपकी फर्स्ट सरफेस है, ये आपकी फर्स्ट सरफेस है, और ये सेकंड सरफेस है। ये आपकी फर्स्ट सरफेस है और ये वाली आपकी सेकंड सरफेस है, अंदर की तरफ होगा इसमें, ये आपकी सेकंड सरफेस है, ठीक है। सो दिस विल बी द सेकंड सरफेस, बोर्ड पर ध्यान देंगे जरा, दिस विल बी द सेकंड सरफेस। बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। हम विद द हेल्प ऑफ दिस सरफेस, विद द हेल्प ऑफ दिस सरफेस हम पता लगाएंगे कि कौन सा कटर रेडियस कंपनसेशन आपका क्लॉकवाइज होता है और कौन सा कंपनसेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, कौन सा लेफ्ट होता है और कौन सा राइट होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मेरे साथ बोलेंगे। ये आपका कटर रेडियस है, यहां भी आपका एक कटर रेडियस लगाना है आपको, ठीक है। कटर रेडियस इन द सेंस यहां पर हम मिलिंग कटर को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं कटर रेडियस है, उसका मतलब है वहां पर आपको कटर रेडियस कंपनसेशन देना है। ये भी आपका इस तरफ मूव कर रहा है, ये भी आपका उस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सरफेस के किस साइड में, सरफेस के किस साइड में कटर है, बताइए मुझे। सरफेस के लेफ्ट साइड में कटर है या फिर राइट साइड में कटर है, बताइए मुझे। बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान है, सरफेस के लेफ्ट साइड में कटर है या फिर सरफेस के राइट साइड में कटर है। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो ये आपका कटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सरफेस के लेफ्ट साइड में आपका कटर है। किस साइड में है, लेफ्ट साइड में कटर। तो यहाँ पर आपका आएगा कोड Z41, क्या कोड आएगा, Z41। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये वाला किस साइड में है, राइट साइड में है। सरफेस के किस साइड में है, राइट साइड में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका Z, बताइए बताइए, Z42। सर ये तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, समझ क्यों नहीं आएगा। देखिए जिस डायरेक्शन में कटर जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में आप अपना फेस रखिए। जिस डायरेक्शन में कटर जा रहा है उस डायरेक्शन में आप क्या रखिए, अपना फेस रखिए। उस डायरेक्शन में फेस रखने के बाद देखिए कि आप सरफेस के लेफ्ट साइड हो या फिर आप सरफेस के राइट साइड हो। तो जब आपका कटर इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप सरफेस के लेफ्ट साइड हो तो आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड कंपनसेशन। और अगर इस डायरेक्शन में कटर जा रहा है और आप सरफेस के कहाँ हो, इस तरफ हो, आप सरफेस के राइट साइड हो, तो ये हो जाएगा राइट साइड कंपनसेशन। समझ आ रहा है, बिल्कुल। अगर इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, सपोज ये तो मैंने ऊपर के लिए बताया है, हमारे एग्जांपल्स में कटर इस डायरेक्शन में भी आ रहा था, तो हम इधर आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम सरफेस के किस तरफ है, बताइए, हम सरफेस के लेफ्ट साइड में हैं। तो जब हम सरफेस के लेफ्ट साइड में हैं, जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो आपको देखना पड़ेगा कि कटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखिए क्या चीज है, अगर हम बात करते हैं G41 कोड की, किसकी, G41 कोड की, तो G41 कोड होता है आपके किसके लिए, लेफ्ट साइड के लिए। किसके लिए, लेफ्ट साइड के लिए। और G42 किसके लिए होता है, G42 किसके लिए होता है, राइट साइड के लिए। G41 होता है आपका लेफ्ट साइड के लिए और G42 किसके लिए होता है, आपका राइट साइड के लिए। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला होता है ना, दैट विल बी फॉर क्लॉकवाइज, दैट विल बी फॉर क्लॉकवाइज। और ये जो आपका राइट साइड वाला होता है ना, दैट विल बी फॉर काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो हमने देख लिया था कि आपका कटर इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा था और हमेशा आपकी वर्कपीस की सरफेस से जहां पर आपको मशीनिंग करनी है उसके लेफ्ट साइड का। तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज वाला, ये वाला हो जाएगा उसका एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो जब आपका कटर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था तो आपकी मशीन सरफेस के राइट साइड में था। जब आपका कटर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो जा रहा है, इसको देखिए ये किस तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो मशीन सरफेस के राइट साइड में होगा। तो यहाँ देखिए ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज। अरे यहाँ पॉइंट रख के मूवमेंट ले लो, जहां पर आपका कटर टच कर रहा है ना, उस पॉइंट के बाद मूवमेंट ले लो। किस डायरेक्शन में मूवमेंट है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट।
यहाँ मूवमेंट ले लीजिए, किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट। याद रखने के बहुत मेथड होते हैं, आप किसी भी मेथड से याद रख सकते हो। सो ये होता है आपका कटर रेडियस कंपनसेशन। ये क्या होता है आपका कटर रेडियस कंपनसेशन। तो कटर रेडियस कंपनसेशन से आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि जो आपका कटर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिया है कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे।